हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10 स्टैंडर्ड का हिंदी का 9वां पार्ट रीढ़ की हड्डी इसको स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब रीढ़ की हड्डी जो पार्ट है उसको जगदीश चंद्र माथुर जी ने यहाँ पर लिखा है। अब ये क्या है, एक शॉर्ट ड्रामा है और शॉर्ट ड्रामा में यहाँ पर बताया गया है कि जो लड़कियां वगैरह होती है उनको भी एजुकेशन लेना इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन पुराने जमाने में लोगों का ये सोच थी कि लड़कियों ने एजुकेशन नहीं लेना चाहिए। इस बेस के ऊपर इस ड्रामे को वहां पर लिखा गया है। अब इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं? पहले कैरेक्टर है यहाँ पर उमा। उमा कौन है? सुशिक्षित युवती यानी एजुकेटेड लड़की है। उसके बाद राम स्वरूप कौन है? उमा के पिता। तीसरे कैरेक्टर है प्रेमा। प्रेमा कौन है? उमा की माँ। उसके बाद चौथा कैरेक्टर यहाँ पर शंकर। शंकर कौन है? युवक जो उमा को देखने के लिए आता है। उसके बाद गोपाल प्रसाद कौन है? शंकर के पिता, यानी शंकर और गोपाल प्रसाद ये दोनों आते हैं शंकर का रिश्ता लेकर। उसके बाद रतन एक कैरेक्टर है और रतन कौन है? राम स्वरूप का नौकर। तो इस तरीके से यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कैरेक्टर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर ड्रामा स्टार्ट होता है। स्टार्ट में यहाँ पर जो ब्लू कलर के जो लाइंस दिख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ड्रामा में जो एक्शंस वगैरह है वो ब्लू कलर के लाइन में यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वह अधेड़ उम्र के है। यानी एक कमरा है और कमरे के अंदर एक आदमी पीठ नजर आ रही है, यानी उल्टा चलकर वह आ रहे है। और कैसा आ रहे हैं कि एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं, यानी वह एक आदमी ने उल्टा चलते चलते तख्त को पकड़ते हुए अंदर आ रहे हैं। और उनकी उम्र कैसी है? अधेड़ उम्र। अधेड़ उम्र यानी मिडिल एज, जैसे कि 40 से 45 साल की। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। और फिर ये कौन है? राम स्वरूप और उनका जो नौकर है रतन। इन दोनों ने तख्त को पकड़ते हुए उल्टा वो कमरे में आ रही है। आगे क्या होता है कि राम स्वरूप यानी उमा के पिता, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। यानी उमा के पिता कहते हैं कि नौकर से कहते हैं धीरे धीरे चल और ये तख्त को क्या है दूसरी तरफ मोड़ दे। उधर तख्त के रखे जाने की आवाज आती है और जब तख्त रखा जाता है तो उस वक्त तख्त रखने की आवाज आती है। रतन यानी कौन है? नौकर है। वो कहता है बिछा दे साहब, यानी जब रखा है तख्त को रखा है तो उस वक्त उनका नौकर कहता है कि इसको बिछा देना है, कि यानी अच्छे से रख देना है क्या। तो ये सुनकर राम स्वरूप कहते हैं, जरा तेज आवाज में कहते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। यानी उनका जो नौकर है रतन, उसने तख्त अंदर लेकर आया और अंदर लाने के बाद वो पूछता है कि इसको बिछाना है क्या, यानी एक जगह अच्छे से रखना है क्या। तो ये सुनकर राम स्वरूप एक डायलॉग्स मारते वहां पर कि जब परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दो साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। ये सुनकर रतन जो नौकर है वो कहता है तख्त बिछाता है ही करता है, यानी तख्त रखते वक्त वह हंसने लगता है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए, और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। और फिर ये सुनकर जो उनका नौकर है रतन अंदर जो कमरा है वहां पर वो जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं, यानी पति पत्नी जो तख्त पर जो तकिया वगैरह होता है, इसके अलावा और जो नरम चीजें होती है उसको वहां पर वो बिछाते हैं। प्रेमा। अब प्रेमा कौन है? उमा की माँ है, लेकिन वो तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब यहाँ पर प्रेमा यानी उमा की माँ है, वो कहती है कि तुम्हारी जो लाडली बेटी है उमा, वो उसने क्या किया? मुंह फुलाए बैठी है, यानी उसको गुस्सा आया है। मुंह फुलाना यानी गुस्सा आना। राम स्वरूप क्या हुआ? प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना।
राम स्वरूप कहते हैं, अरे हाँ देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से यानी ढंग से आए। ये लोग जरा ऐसे ही है, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी न हो। यानी यहाँ पर जो शंकर है और उनके पिता दोनों यहाँ पर उमा को देखने को आने वाले हैं। और फिर उनके बारे में यहाँ पर उमा के पिताजी कहते हैं कि खुद तो वकील भी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको यह इच्छा है कि जो लड़की से शंकर की शादी करानी है तो लड़की कैसी होनी चाहिए, ज्यादा पढ़ी लिखी ना होनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है। प्रेमा कहती है और लड़का राम स्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। यानी जैसे गोपाल प्रसाद शेर है, यानी जितने पढ़े लिखे हैं तो उससे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है वहां पर, उनका लड़का यानी शंकर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में। यानी जो शंकर है उसने बीएससी की है और बीएससी करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज में क्या है, पढ़ता है, यानी पढ़ रहा है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं मजबूरी है। यानी वो आगे कहता है कि शादी का एक अलग बात है और पढ़ाई की अलग बात है, यानी पढ़ना भी जरूरी है और शादी भी जरूरी है। रतन कहता है उनका नौकर, बाबूजी बाबूजी धीमी आवाज में। राम स्वरूप कहते हैं दरवाजे से बाहर जाकर, अरे प्रेमा वे आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों से। हाँ आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं। अब बाबू गोपाल प्रसाद कौन है, शंकर के पिता है, वो वहां पर आते हैं। मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई। अब जब वो अंदर आते हैं लड़की देखने के लिए, गोपाल प्रसाद और शंकर, तो वो देखकर जो उसके पिता है वो कहते कि तुम्हें आने में तकलीफ तो नहीं हुई। गोपाल प्रसाद कहते हैं नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता मिलता कैसे नहीं, यानी तांगे से वो आए थे और तांगे वाले को पता था कि राम स्वरूप कहाँ पर रहते हैं। राम स्वरूप कहते हैं हाँ, लड़की की तरफ मुखातिब होकर, यानी मुखातिब होना यानी देखना, और कहिए शंकर बाबू कितने दिनों की छुट्टियां है। तो राम स्वरूप ने लड़के की तरफ देखा, यानी शंकर की तरफ देखा और उनको सवाल पूछा कि तुम्हें कितने दिन की अभी छुट्टियां है। शंकर ने जवाब दिया, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। यानी कॉलेज की तो अभी छुट्टियां नहीं है, लेकिन सैटरडे संडे जो आता है उस वक्त में घर पर आया था। राम स्वरूप सुनकर कहते, तो आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर जवाब देता है, जी यही कोई साल 2 साल, यानी जो मेडिकल का जो वहां पर कोर्स कर रहे, एजुकेशन ले रहे हैं शंकर, तो वो कहते हैं कि साल 2 साल बाकी है मेरा एजुकेशन खत्म होने के लिए। राम स्वरूप कहते साल 2 साल। शंकर कहते हाँ जी 1 साल का मार्जिन रखता हूं। उसके बाद गोपाल प्रसाद कहते अपनी आवाज और तरीके बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। राम स्वरूप ये सुनकर कहते हैं, बिजनेस समझकर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। ये सुनकर गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, यानी इसकी तकलीफ क्यों कर रहे हैं। राम स्वरूप कहते हैं हाँ, तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ लाए। और ये बोलकर राम स्वरूप अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से, क्यों क्या हुआ। शंकर ने कहा कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद कहते यानी उनके पिता कहते, झुककर क्यों बैठे हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू राम स्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते, आखिर आप माने नहीं। राम स्वरूप कहते चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। यानी वहां पर जब मेहमान आते तो उनको कौन सी चीजें चाहिए वो वहां पर अक्सर पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो राम स्वरूप है वो पूछते हैं कि आपको विलायती चाय यानी बाहर देश की जो चाय वो पसंद है या फिर हिंदुस्तानी चाय पसंद है। फिर
गोपाल प्रसाद कहते नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए और जरा चीनी भी ज्यादा डालिए। शंकर ये सुनकर कहते सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। ये सुनकर गोपाल प्रसाद यानी उनके पिता कहते चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। यानी उनके पिता कहते हैं कि अगर सरकार को वहां पर टैक्स वसूल करना है तो सिर्फ एक ही चीज पर टैक्स लगाना चाहिए। ये सुनकर राम स्वरूप जो लड़की के पिता है वो कहते हैं वो क्या? गोपाल प्रसाद कहते हैं खूबसूरती पर टैक्स। यानी लड़के के जो पिता है उनका कहना है कि अगर सरकार को टैक्स ही लेना है तो काय के ऊपर लेना चाहिए? खूबसूरती के ऊपर टैक्स लेना चाहिए। ये सुनकर रामस्वरूप और शंकर क्या करते हैं? हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब की देने वाले चू भी न करे। यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि अगर ये टैक्स लगा दिया सरकार ने तो फिर जो लोग वगैरह उनको क्या करना पड़ेगा? बगैर बोले वहां पर टैक्स देना ही पड़ेगा। ये सुनकर रामस्वरूप लड़की के पिता कहते हैं जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेडब हो गया। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी न था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते लीजिए। राम स्वरूप कहते हैं कि आपने बहुत अच्छी बात सुनी है, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, क्योंकि आज के जमाने में तो ये जरूरी हो गया, लेकिन हमारे जमाने में खूबसूरती के बारे में कभी कोई पूछता नहीं था। यह सुनकर गोपाल प्रसाद कहते हैं समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। राम स्वरूप कहते हैं शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब यानी सामने रुक करके, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? ये सुनकर शंकर बाबू कहते हैं किस मामले में? ये राम स्वरूप कहते हैं यदि कि यही की शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। यानी राम स्वरूप कहते हैं कि अगर तुम्हें शादी करना है तो शादी में खूबसूरती चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ये सुनकर जो शंकर के पिता है गोपाल प्रसाद वो बीच में ही कहते ये बात दूसरी है बाबू राम स्वरूप, मैंने आपसे पहले ही कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। और जायजा यानी जन्म पत्र यानी कुंडली तो मिल ही गया होगा। फिर राम स्वरूप ये सुनकर कहते जी जायजे यानी जन्म पत्र यानी कुंडली का मिलना क्या मुश्किल बात है? ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। यानी यहाँ पर गोपाल प्रसाद का कहना है कि जो जायजा यानी जो जन्म पत्र होता है यानी कुंडली होती है वो मिल गई है क्या? जैसा कि आपको पता ही है कि जो कुंडली वगैरह जब मिलती है तो ही वहां पर क्या शादी तय होती है। अगर कुंडली वहां पर लड़का लड़की की नहीं मिली तो शादी वगैरह तय की जाती नहीं। आगे क्या होता है कि गोपाल प्रसाद जो लड़के के पिता है वो कहते हैं लड़कियों को अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर ले बस। यानी गोपाल प्रसाद का कहना है कि लड़कियों ने ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहिए, अगर उन्होंने सिलाई भी की तो ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर लड़की के जो पिता है राम स्वरूप कहते हैं हाँ हाँ, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर लड़की वहां पर कमरे में आती है पान लेकर, और फिर लड़की के आंखों पर चश्मा लगा हुआ होता है, और ये देखकर बाप बेटे यानी गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों चौंक जाते हैं। गोपाल प्रसाद और शंकर दोनों एक साथ कहते चश्मा, यानी उमा को क्या है वहां पर चश्मा लगा हुआ है। तो ये सुनते ही राम स्वरूप यानी जो लड़की के पिता है वो कहते हैं जी वो पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। यानी यहाँ पर राम स्वरूप सफाई में कहते हैं कि चश्मा हमेशा के लिए नहीं लगा हुआ है, इसकी आंखें दुख रही थी इसलिए वहां पर कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाया हुआ है। उसके बाद शंकर के पिता गोपाल प्रसाद कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है कुछ? यानी लगे गोपाल प्रसाद के दिमाग में सवाल आता है कि ये चश्मा किस वजह से लगाऊंगा
कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई की वजह से, और वहां पर गोपाल प्रसाद यह ना चाहते थे कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी हो। इसका जवाब देते हुए लड़की के जो पिता है वो कहते हैं, नहीं साहब, वो तो मैंने अर्ज किया ना, यानी मैंने पहले ही बताया कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, हूँ संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। राम स्वरूप कहते हैं, वहां बैठ जाओ उमा। उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास उमा बैठती है। उसके बाद गोपाल प्रसाद पूछते हैं, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है? यानी गोपाल प्रसाद कहते हैं कि चाल में खराबी नहीं, यानी अच्छा बर्ताव वगैरह है, चेहरे पर छवि यानी खूबसूरत भी है, लेकिन वो पूछते हैं कि तुम्हें गाना बजाना आता है या फिर नहीं आता है। ये सुनते राम स्वरूप यानी उमा के जो पिता है वो कहते हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी, यानी वो सितार बजाती है और बाजा भी बजाती है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। फिर उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे दो गिरिधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों में से मिल जाती है और वो गाते गाते एक साथ रुक जाती है। राम स्वरूप कहते, क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो। गोपाल प्रसाद कहते, नहीं नहीं साहब, काफी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। यानी गोपाल प्रसाद साहब को वहां पर उसका चाल ढाल भी पसंद आया, वो गोरी थी वो भी पसंद आया, और वो गाना बजा रही थी, अच्छे से बजा रही थी, गा रही थी, इसलिए वो भी उनको पसंद आया। गोपाल प्रसाद कहते, अभी ठहरो बेटी। अब वो जाने का प्रयास करती है उमा, तो वो कहते हैं, रुक जाओ, यहाँ पर जाओ मत। राम स्वरूप कहते, थोड़ा और बैठो, बैठी रहो उमा। उमा बैठती है। गोपाल प्रसाद कहते हैं उमा से, तो तुमने पेंटिंग भी सीखी है? ये सुनकर उमा चुप हो जाती है। ये फिर बाद में राम स्वरूप है वो कहते, हाँ वो तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और उस दीवार पर भी। यानी ये सुनकर उसके जो पिता है वो कहते हैं, उसे पेंटिंग तो आती है, मैं तुमको बताना भूल गया, और ये जो कुत्ते वाली जो पेंटिंग बनाई वो उमा ने ही बनाई हुई है। ये सुनकर गोपाल प्रसाद कहते हैं, ये तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह, यानी तुम्हें सिलाई वगैरह आती है? ये सुनकर उमा के बजाय उमा के जो पिता है राम स्वरूप वो जवाब देते हैं, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीजें भी। हाँ हाँ हाँ, यानी उसके पिता कहते हैं कि ये सारे घर की सिलाई कर लेती है, यानी घर पे जितने भी लोग हैं उन सभी के कपड़े यही सीती है, और मेरे कपड़े भी यही सी लेती है। ये सुनकर गोपाल प्रसाद कहते, ठीक है, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम भी जीते हैं? यानी बहुत तुम्हें अच्छे काम करती हो, तो इसके लिए तुमने कुछ इनाम जीते हैं क्या, पेंटिंग में या फिर कुछ सिलाई में? यह सुनकर उमा चुप हो जाती है। राम स्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, यानी वो कुछ भी बात नहीं करती है। उसी तरह गर्दन झुकाए गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं और राम स्वरूप सपकाते हैं। यानी जब गोपाल प्रसाद उसको पूछते उमा को, क्या तुमने कुछ इनाम जीते हैं क्या, तो यह सुनकर उमा जवाब नहीं देती है। फिर राम स्वरूप जवाब देते हैं। उमा गोपाल से हाँ जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, यानी उमा के जो पिता है वो कह रहे हैं कि उमा बहुत शर्माती है, इसलिए उसने जवाब नहीं दिया। गोपाल प्रसाद कहते हैं जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। यानी वहां पर गोपाल प्रसाद को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि हर बार आप ही क्यों जवाब दे रहे हैं, जवाब तो उमा ने देना चाहिए। राम स्वरूप कहते हैं उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना। उमा ये सुनकर उमा कहती है हल्की लेकिन मजबूत आवाज में, क्या जवाब दूं बाबूजी। जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। यानी जब एक आधा दुकानदार है कुर्सी या फिर एक आधी चीज बेचना है तो वो उस कुर्सी को दिखा देता है, और दुकानदार जब कुर्सी को दिखा देता है खरीदार जो है वो उसको खरीद लेता है, ना कि उसके बारे में कुछ सवाल वगैरह पूछता है। पसंद आ गई तो अच्छा है वरना नहीं, यानी कुर्सी पसंद आई तो खरीद लेता है, और अगर पसंद नहीं आई तो उसको नहीं खरीदता है, यानी ज्यादा वहां पर सवाल वगैरह पूछता नहीं।
राम स्वरूप सुनकर चौंक खड़े हो जाते। उमा उमा। फिर उमा कहती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, ताव में आकर यानी गुस्से में आकर, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने यानी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या? यानी जब उमा ने वहां पर उनको जवाब दिया तो फिर उनको वहां पर बहुत सारा गुस्सा आया और गुस्से में आकर कहा कि आपने मुझे लड़की देखने बुलाया या फिर मेरी इज्जत उतारने यानी बेइज्जती करने बुलाया। ये सुनकर उमा कहती है तेज आवाज में यानी जोर से, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतने देर से नापतोल कर रहे यानी सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं। यानी जब गोपाल प्रसाद वहां पर सवाल पे सवाल करे जा रहे थे तो उस वक्त उमा को लगा कि हमारी भी क्या हो रही, वहां पर बेइज्जती हो रही है। यह सुनकर शंकर कहता है, बाबू चलिए, हमें लड़की वगैरह नहीं पसंद है। फिर यह सुनकर गोपाल प्रसाद कहते, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? यानी वो सवाल पूछते हैं कि तुम्हें इतना डर खौफ नहीं है, तुम बिंदास वो बात कर रही हो, हमारी बेइज्जती कर रही है। तो ये सुनकर गोपाल प्रसाद यानी शंकर के पिता कहते हैं कि तुम कॉलेज में पढ़ी लिखी हो और उन्हें पता है कि अगर ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो लड़कियां बदतमीज हो जाती है। ये सुनकर उमा उन्हें कहती है, जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक कर कायरता दिखाई है। यानी उमा को यहाँ पर बहुत सारी जानकारी थी शंकर के बारे में और वो कही थी कि मैंने कॉलेज में पढ़ी हूँ, बीए पास किया और जो एजुकेशन मैंने लिया है तो इसमें मैंने कुछ पाप नहीं किया, लेकिन तुम्हारे पुत्र ने बहुत सारा पाप किया है, चोरी की है। कैसे की है कि तुम्हारा पुत्र लड़कियों के हॉस्टल में जाकर वहां पर ताक झांक करता है और ये क्या है, एक कायरता है। ऐसा उमा ने वहां पर गोपाल प्रसाद को कहा। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। यानी वहां और आगे कहती है कि मुझे तो अपनी इज्जत प्यारी है, लेकिन आपके बेटे से पूछिए कि आपका बेटा किस तरह से जो नौकरानी है, नौकरानी के पैरों में पड़कर यानी माफी मांगकर उसने मुंह छिपाकर वहां से भागा था। राम स्वरूप ये सुनकर कहते हैं, उमा उमा, यानी उमा को शांत करने के लिए कहते हैं। आगे गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया यानी धोखा दिया। यानी गोपाल प्रसाद को गुस्सा आ गया और गुस्से में आने के बाद वो खड़े होकर कहे कि आपने मेरे साथ धोखा किया। यानी उन्होंने कहा था कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और ये तो ज्यादा पढ़ी लिखी और वो जबान चला रही है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर बढ़ते हुए यानी वहां से गोपाल प्रसाद घर के बाहर निकलते हुए कहते हैं कि आपने मेरे साथ धोखा किया और आपकी तो लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी निकली। ये सुनकर आखिर में उमा कहती है, जी हाँ, जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। यानी आगे जाते जाते उमा कहती है कि आपका जो बेटा है उसको रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, यानी बैकबोन नहीं है, यानी वो कुबड़े की तरह वहां पर बैठता है और कुबड़े की तरह वहां पर वो चलता है। यानी वहां पर दरअसल जो हकीकत है उमा ने वहां पर शंकर को और उसके पिता को वहां पर बताई। और आखिर में क्या होता है कि बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेवसी का गुस्सा है और उनके लड़के के उलासापन। यानी जब वो कहती है तो ये सुनकर बहुत सारा बेबसी का वहां पर गुस्सा आता है, यानी बहुत सारा नाराजगी होती है। बट किससे नाराजगी होती है? उनके ही लड़के से। दोनों बाहर चले जाते हैं, उमा सहसा चुप हो जाती है और जब दोनों घर के बाहर चले जाते हैं तो उमा शांत हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लेखक है जगदीश चंद्र जी माथुर, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस शॉर्ट ड्रामे को यहाँ पर लिखा है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।